साथियों नमस्कार। हम मिल रहे हैं तत्वमीमांसी परिचर्चा के इस सीरीज में। इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि तत्वमीमांसा किस तरीके से सत्य और आभास की समस्या को डील करती है। उसी में आज हम जो एटॉमिक अप्रोच होती है, तत्वमीमांसा की एटॉमिक अप्रोच होती है, वो कैसे जीवन जगत को समझने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है, उसको समझने जा रहे हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वेस्टर्न में जो एटोमिस्टिक अप्रोच है जीवन और जगत को समझने की, उस पर कुछ प्रकाश डालें। तो एटॉमिज्म की जो एक पद्धति है जिसमें हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि जगत का जो सत्य है उसकी प्रकृति क्या है, उसका स्वरूप क्या है, और क्या वो एक ही है या एक से अलग, मतलब कई सारे सत्य की जो प्रकृति है उसमें एक विविधता है। तो सत्य की प्रकृति को समझने के लिए हम लोग वेस्टर्न्स में भी एटॉमिज्म के मॉडल्स, कई सारे मॉडल्स जो हैं विकसित हुए, और इंडियन ट्रेडिशंस में भी एटॉमिज्म के कई सारे मॉडल्स विकसित हुए हैं। ये जितने भी मॉडल्स विकसित हुए वो जीवन और जगत की व्याख्या की एक अलग ढंग से व्याख्या करती हैं और एक एटॉमिक व्याख्या प्रस्तुत करती हैं। लेकिन मुख्य समस्या इस बात में एटॉमिस्टिक मॉडल का हमेशा ही यही रहा है कि सत्य के स्वरूप को समझना, सत्य की प्रकृति को समझना, सत्य की प्रकृति एक ही है या उसमें कई सारी विविधताओं का समावेश है। इस अर्थ में जो है एटॉमिज्म के जो मॉडल्स हैं वो विकसित हुए हैं इंडियन और वेस्टर्न दोनों संप्रदायों में। पाश्चात्य संप्रदायों में, पाश्चात्य दर्शनों में या पाश्चात्य स्कूल ऑफ थॉट में जो एक एटॉमिज्म की जो एक पद्धति जो विकसित हुई सत्य को समझने की प्रक्रिया में, उसमें हम देखते हैं कि एटॉमिज्म की जो शुरुआत है वो ल्यूसिपस जैसे दार्शनिक, जिनके बारे में कोई रिटन हैंड में हमें ज़्यादा कुछ तो नहीं मिलता, लेकिन उनके जो शिष्य जो डेमोक्रिटस थे उन्होंने उससे संबंधित कई सारी जो जानकारियां, जो एटॉमिस्टिक जो अप्रोचेस थे ल्यूसिपस की, उसको जरूर उन्होंने जो है लिपिबद्ध किया। और उसमें हम ल्यूसिपस के कई सारे जो एटॉमिस्टिक जो अप्रोचेस थे जिसके द्वारा जीवन और जगत के सत्यों को समझने की एक पद्धति के रूप में एक उसका विकास किया गया। तो इस तरह से हम अगर समझना चाहें तो एटॉमिज्म की शुरुआत ल्यूसिपस से हुई, लेकिन फादर ऑफ एटॉमिज्म के रूप में चूंकि डेमोक्रिटस ने ही उसको सिस्टमेटाइज किया, एटॉमिज्म के जो मॉडल्स हैं उसको, और उसको विकसित किया। तो फादर ऑफ एटॉमिज्म के रूप में हम देखते हैं कि डेमोक्रिटस के मॉडल ही हमें प्रारंभिक रूप में पाश्चात्य दर्शनों में प्राप्त होता है। दूसरी अर्थों में हम देखते हैं, जब आगे बढ़ते हैं तो एटॉमिज्म के और भी डिफरेंट मॉडल विकसित होते हैं, जिसमें हम प्लेटो का एक मॉडल, जिसको हम द वर्ल्ड ऑफ आइडिया का मॉडल को एक एटॉमिक मॉडल की तरह भी देखा जा सकता है, जिसमें वो जगत की एक अलग ढंग से व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, जिसमें प्लेटो कहते हैं कि जगत के जो मूल सत्य हैं वो आइडिया हैं और आइडिया ही यूनिवर्सल हैं। आइडिया जो है न तो उत्पन्न होती हैं या नष्ट होती हैं। एटॉमिज्म मॉडल का भी यही पर्पस रहा है, उस तत्व को या उस सत्य को जान लेना जो न कभी उत्पन्न होता है और न कभी नष्ट होता है। मतलब उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से जीवन और जगत की एक व्याख्या प्रस्तुत की जा सके। यार जीवन और जगत का निर्माण होता है, लेकिन वो स्वयं कभी उत्पन्न नहीं होता और वो कभी नष्ट भी नहीं होता। यानी किसी चीज की उत्पत्ति की प्रक्रिया में एटम ही एक दूसरे से जुड़ करके किसी चीज का सृजन करते हैं, और विनाश की प्रक्रिया में एटम ही अपने मूल रूप में वापस लौट जाते हैं। तो एटॉमिक मॉडल में एटम का जो मूल अर्थ है वो एटम, टॉम मतलब काटना, किसी चीज को डिवाइड करना, ए मतलब एब्सेंस, मतलब किसी चीज को तब तक डिवाइड करना जब तक उसके बाद मतलब वो और डिवाइड करना पॉसिबल ना हो। यानी अनडिविजिबल स्टेट तक जब हम पहुंचते हैं इस एनालिसिस की प्रक्रिया में, एटॉमिक एनालिसिस की प्रक्रिया में, तो अंतिम रूप में हमें जो मूल तत्व मिलता है जिसको और विभाजित करना संभव
नहीं होता है, उसी को ही हम लोग एटम के नाम से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं या डिनोट कर देते हैं कि दिस इज अ एटम, इट इज अ अनडिविजिबल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस कह सकते हैं। तो इस तरह से जो डेमोक्रिटस का जो एटॉमिक मॉडल था वो बहुत ही पॉली एटॉमिक मॉडल था, जिसमें उन्होंने देखा कि एक ही तत्व से संसार का निर्माण हो ऐसा नहीं है, बल्कि कई सारे तत्व जो हैं, जैसे पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है ना, तो विभिन्न प्रकार के तत्वों की फंडामेंटल एटम्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से ही जीवन और जगत का सृजन हुआ है, निर्माण हुआ है। तो वो एक तरह का अपने आप में एक पॉली एटॉमिक मॉडल बनता है वहां पर। विज्ञान भी इसी तरह से देखते हैं कि आगे चल करके विज्ञान का जब विकास हुआ, तो विज्ञान के विकास में हम एटॉमिक मॉडल के एक अलग तरह की जर्नी को हम लोग देखते हैं। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप्स और माइक्रोस्कोप की और भी जो एडवांस वर्जन्स जो हैं विकसित हुए, तो वैसे वैसे निरीक्षण करने की मनुष्य की क्षमताएं बढ़ी, वो और ज्यादा भीतर जाकर के चीजों को जान सकती थी, कि और ज्यादा डिवाइड करके चीजों को देख सकती थी। तो जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक पहुंची, वैसे वैसे जो अविभाजित तत्व है उस तक पहुंचने की प्रक्रिया में एक प्रोग्रेस देखने को मिलता है हमको। तो इस तरह से देखते हैं कि डेमोक्रिटस का जो मॉडल है वो पॉली एटॉमिक मॉडल था, है ना। उसके अलावा हम लोग कुछ ऐसे दार्शनिक भी देखते हैं तो जो एक फिलोसफिकल इंक्वायरी जनरेट हुई वेस्टर्न में, उसमें हम लोग थेलीस के बाद से अगर देखें तो सुकरात तक के जो उस समय भी हम लोगों को कई तरह के एटॉमिक मॉडल देखने को मिलते हैं, जिसमें मोनो एटॉमिक मॉडल जो है ज्यादा डोमिनेंट रहे। मतलब ज्यादातर जो दार्शनिक रहे वो मोनो एटॉमिक मॉडल को सपोर्ट करने वाले रहे। मोनो एटॉमिक मॉडल का मतलब वो किसी एक ऐसे मूल तत्व की खोज करना चाहते हैं जो पूरी सृष्टि का मूल आधार है और उसी एक मूल तत्व से सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो जो है उसमें हम लोग देखते हैं कि पार्मेनाइडिस जो है उसको नाउस कह देते हैं, है ना। हेराक्लाइटस उसको अग्नि कह दे रहे हैं। तो इस तरह से वो एक मूल तत्व की खोज करने की बात कहते हैं। एक मूल तत्व, यानी ये अवधारणा, ये प्रीसपोजिशन कहीं ना कहीं उन दार्शनिकों के मन में रहा है कि किसी एक मूल तत्व के द्वारा समस्त सृष्टि की रचना हुई है। तो दार्शनिकों दर्शन पद्धति के विकास में भी हम लोग देखते हैं कि अलग अलग फिलोसफर्स जो है अलग अलग मूल तत्वों को सृष्टि के मूल तत्वों के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि उस समय भी जो मॉडल्स, एटॉमिक मॉडल जनरेट हुए हैं, वो मोनो एटॉमिक मॉडल ज्यादा रहे हैं। यानी मूल तत्वों के रूप में किसी न किसी एक सत्य की खोज की जो उद्देश्य है वो बना रहा है, एटॉमिक मॉडल का उद्देश्य है। बाद में जब डेमोक्रिटस आया तो वो एक पॉली एटॉमिक मॉडल को अडॉप्ट करते हैं कि जरूरी नहीं है कि किसी एक तत्व के द्वारा ही पूरी सृष्टि की रचना हुई है। उसके कई सारे फंडामेंटल एलिमेंट्स अविभाजित जो एटम जिसको हम लोग कह रहे हैं वो हो सकते हैं। और पॉली एटॉमिक मॉडल को फर्स्ट टाइम जो डेमोक्रिटस ने अडॉप्ट किया। उसके बाद और भी जो एटॉमिक मॉडल हैं साइंस के रूप में अगर हम लोग देखें तो फिर रदरफोर्ड आ जाते हैं, थॉमसन आ जाते हैं, फिर बोहर आ जाते हैं, फिर जो हाइजेनबर्ग है वो सब एटॉमिक मॉडल को भी एक एटॉमिक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन उन सब में भी कहीं ना कहीं हम लोग देखें विज्ञान का भी जो एटॉमिक मॉडल का जो विकास हुआ उसमें भी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण रूप से निकल कर आती हैं कि ये एक पॉली एटॉमिक मॉडल है। यानी किसी एक तत्व की खोज करना उद्देश्य तो है, लेकिन जितने तत्वों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है वो मल्टी एटॉम्स हैं, मल्टी एटॉमिक सिस्टम में है। मतलब वो किसी एक मूल तत्व की खोज नहीं की है जिससे सारी सृष्टि कर, बल्कि कई सारे, जैसे केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि 103 लगभग 103 प्रकार के मूल तत्वों से पूरी सृष्टि की रचना हुई, जिसको एटम्स कहा जाता है फंडामेंटली, है ना। 108 हो गए अब तो। हाँ, अब तो बढ़ करके और हो गए हैं। तो इस तरीके से वो 108 जो तत्व हैं उसको वो फंडामेंटल, मतलब ये मोनो एटॉमिक मॉडल नहीं है, ये पॉली एटॉमिक मॉडल है। लेकिन जो हाइजेनबर्ग से जो सब एटॉमिक मॉडल की जो इंक्वायरी की जो शुरुआत हुई, वहां पर इस बात को बहुत गंभीरता से लिया गया कि सब एटॉमिक लेवल पर जो एटॉमिज्म को जब हम देखते हैं तो उसमें जो मूल तत्व हैं, सब एटॉमिज्म मतलब एटम जिन एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है वो उनके सब एटम्स हैं।
तो ये जो सब एटम्स के जो एलिमेंट्स हैं और उसकी जो प्रकृति है, जैसे आप कैल्शियम को भी लेंगे तो वो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बनी हुई है, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बनी हुई है। तो है तो ऊपर से देखने पर ये एटम अलग अलग हैं, लेकिन इसके जो सब एटम्स हैं उसकी जो प्रकृति है वो लगभग एक ही है। एक ही तरह के एलिमेंट से, एक ही तरह के एलिमेंट के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से अलग अलग तत्वों का निर्माण हुआ है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण रूप से समझने योग्य है कि अब जब हम सब एटॉमिक लेवल पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि एटम शब्द का उपयोग ही इस अर्थ में किया गया था कि जिसको और डिवाइड ना किया जाए, क्योंकि जब माइक्रोस्कोप का एक एडवांस वर्जन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसी चीजें आई तो हम लोग तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स तक भी पहुंच गए। तो उसके बावजूद भी जो कैल्शियम है, पोटेशियम है, इन सबको एटम ही क्यों रहने दिया गया, एटम ही क्यों कहा गया, जब हम उसको डिवाइड कर पा रहे हैं, उनके एलिमेंट्स को समझ पा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है जिसके लिए ये कहा जा सकता है कि उसमें किसी एटम में एक न्यूट्रलाइज होने की और अपने फंक्शंस को ऑपरेट करने की एक एबिलिटी है, एक इंडिविजुअल एबिलिटी है। तो वो जो इंडिविजुअल जो एबिलिटी है वो मतलब एटम शब्द को इस अर्थ में भी परिभाषित किया गया कि वो अनडिविजिबल वाले अर्थ उतने महत्वपूर्ण तो थे, लेकिन यहां पर जब हम अभी भी एटम्स के रूप में हैं उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जबकि उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स की हमें संज्ञान हो चुका है और भी उसको डिवाइड कर पाए हैं, और भी डिवाइड कर पाए हैं। उसके बावजूद तो उसको एटम आज भी एटम के रूप में ही पढ़ाया जाना या रिकॉग्नाइज करने के पीछे अर्थ क्या रह गया कि हम आज भी इन एटम्स में एक ऑटो रेगुलेटरी फंक्शंस देखते हैं कि वो अपने आप को न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं, एक न्यूट्रल स्टेट भी उसकी पॉसिबल है, वो अपनी सभी इंटरनल चार्जेस को बैलेंस कर सकती हैं और वो उनके इंटरनल फंक्शंस को ऑपरेट भी कर सकती हैं। तो ये इस अर्थ में भी एक फंक्शनल पोजीशन की वजह से भी इसको हम आज भी एटम्स के रूप में स्वीकार करते हैं। वह एक सूक्ष्मतम उदासीन कण है, ऐसे कहा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, ये सूक्ष्मतम उदासीन कण है और ये डिफरेंट प्रकार के जो अपने जो सब एलिमेंट हैं उनके एक्सचेंजिंग प्रोसेस से ही एक और अन्य एटमों से रिएक्शन करते हैं, एक्शन करते हैं, एक्सचेंजिंग करते हैं, अपने पावर का, अपने चार्जेस का एक्सचेंज करते हैं और इस एक्सचेंजिंग की प्रक्रिया में वो मल्टीपल कई रूपों में एक दूसरे से जुड़ते हैं और नई नई चीजों का निर्माण होता है। तो ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण रूप से समझ में आती है कि जितना एटम को हमने गंभीरता से और जितनी सूक्ष्मता से हम उसको जान पाए हैं, मनुष्य की क्रिएटिविटी उतनी ही बढ़ी है। क्योंकि जब हम एटम्स को जानते थे तब एटम से जो चीज बन सकती थी वो सारी चीजें हम उसके मल्टीपल कॉम्बिनेशन से पैदा कर सकते थे, लेकिन जब हम सब एटॉमिक लेवल चीजों को जानने लगे, सब एटॉमिक एलिमेंट्स को जब हम आइडेंटिफाई करने शुरू कर दिए, तब सब एटॉमिक लेवल से जो चीजें जनरेट हो सकती हैं वो सारी चीजें पैदा करने के योग्य हम बन जाते हैं। तो इस तरीके से देखें तो हमारी जो क्रिएटिविटी है उसको, जो हमारी एटॉमिक जो इंक्वायरी है, एटॉमिक जो एनालिसिस है, उन्होंने अभूतपूर्व रूप से बढ़ा दिया। और आज हम देखते हैं कि विज्ञान एक नए नए ढंग से जितनी वो सब एटॉमिक लेवल, और आज जब सर्न में हम लोग देखते हैं कि गॉड पार्टिकल्स की जब खोज हुई तब इसको एक मूल तत्व के रूप में, अब देखिए कि गॉड पार्टिकल से ही सारे वो एलिमेंट बने हैं। एक तरह से देखते हैं कि एटॉमिक मॉडल का जो उद्देश्य था मूल तत्व तक पहुंचना, तो ये पॉली एटॉमिक मॉडल भी धीरे धीरे क्या होती गई, धीरे धीरे अपनी खोज की एडवांसमेंट की प्रक्रिया में मूल तत्व के रूप में मोनो एटॉमिक होती गई। तो अल्टीमेटली हम देखते हैं कि पूरी की पूरी जो वेस्टर्न जो एटॉमिक मॉडल का जो विकास हुआ वो पॉली एटॉमिक, मोनो एटॉमिक तो थी ही शुरुआत में, बीच में पॉली एटॉमिक हुई और पूरी एक वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा वो फिर से अपने मोनो एटॉमिक जो मॉडल है उसमें फिर से वो ढल जाता है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग होगा एक चीज को जान लेना कि पॉली एटॉमिक से मोनो एटॉमिक आने में जो आइंस्टीन का E = mc² सूत्र है, पदार्थ को प्रकाश में कन्वर्ट करना, प्रकाश को पदार्थ में कन्वर्ट करना, क्योंकि दो चीजें ये भिन्न भिन्न थी। एक प्रकाश अलग चीज थी क्योंकि वो एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं रखता था, और जो हमारा पदार्थ द्रव्य है, मैटर है, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर रखता था। तो इसमें जैसे हम कन्वर्ट कर पाए, ये बहुत बड़ा रोल रहा और इससे हम मोनो एटॉमिक मॉडल को और बेहतर ढंग से समझने में सक्षम हो पाए। इससे पहले जो देकार्त, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी भी कहा जाता है, उन्होंने भी देखा
कि जीवन और जगत में जिन एलिमेंट्स का हमको एक्सपीरियंस होता है उसको हम लोग फंडामेंटली दो मूल तत्वों में ही तोड़ सकते हैं। जैसे हम जो एक कॉन्शियसनेस हमें देखने को मिलता है जीवन और जगत की प्रक्रिया में, एक एटम हमें पदार्थ जगत हमें देखने को मिलता है और उसका एक्सपीरियंस भी हमें उतने ही रियल रूप में होता है। तो दो प्रकार के तत्वों का हमें बहुत ही बिना किसी डाउट के एक्सपीरियंस होता है, जैसे कि एक मैटर और एक माइंड जिसको कहा गया। अब मैटर और माइंड जो है दो ऐसे फंडामेंटल एलिमेंट को उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये दो फंडामेंटल ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसको फिर से एक दूसरे में विभाजित करना, एक दूसरे में परिवर्तित करना, यानी माइंड को मैटर में कन्वर्ट करना या जो मैटर है उसको माइंड में कन्वर्ट करना। जैसे कि अभी द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में तो बदला जा सकता है, ये तो एक साइंटिफिक प्रोसेस के द्वारा भी पॉसिबल है और हाई एनर्जी प्रोड्यूस करके ये एक्सचेंज जो कर पा रहा है विज्ञान आज कर पा रहा है, संभव ने है, सिद्ध ही कर दिया, संभव है। लेकिन देकार्त ने जो बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया, जिसमें वो कह रहे हैं कि माइंड एंड मैटर ये दो ऐसे फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं जो जिसको एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जैसे एनर्जी को मैटर में और मैटर को एनर्जी में किया जा सकता है, उतना इजी नहीं है यहाँ पर माइंड को मैटर में और मैटर को माइंड में कन्वर्ट करना। तो ये दो फंडामेंटल इररिड्यूसिबल जो एलिमेंट जिसको हम लोगों ने एटम कहा है, यानी मूल तत्व की खोज की प्रक्रिया में ये दो ऐसे एटम्स को आइडेंटिफाई करते हैं जहां पर इन दोनों तत्वों को एक दूसरे में परिवर्तित करना संभव नहीं है। तो ये एक तरह से डाई एटॉमिक मॉडल को रिप्रेजेंट करते हैं या बाई एटॉमिक मॉडल को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें दो फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं और इन दो फंडामेंटल एलिमेंट्स को एक दूसरे में परिवर्तित करना संभव नहीं है, बल्कि मैटर की जो प्रकृति है उससे किसी भी तरह का मैटर जनरेट करना पॉसिबल है और माइंड की जो प्रकृति है उससे किसी भी तरह का माइंड का एक हायर स्टेट या लोअर स्टेट में ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि माइंड को मैटर में या मैटर को माइंड में ट्रांसफॉर्म किया जा सके। तो ये दोनों जो फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं इसको इररिड्यूसिबल एटम के रूप में डाई एटॉमिक मॉडल को उन्होंने प्रस्तुत किया। तो इस तरह से एक देखते हैं। इसके बाद एक रैशनलिज्म चूंकि फिर से स्ट्रैंड होता है मॉडर्निज्म के दौरान, फिर से खड़ा होता है। तो अरस्तु को फिर से याद किया जाता है एटॉमिक मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए। अरस्तु जो है वो दो तरह के फॉर्म के द्वारा, दो तरह के तत्वों के द्वारा, दो तरह के एलिमेंट्स के द्वारा पूरी जीवन और जगत की संपूर्ण कार्य प्रणाली की व्याख्या करते हैं। उसमें वो कहते हैं मैटर एंड फॉर्म, दो चीजें होनी चाहिए, द्रव्य और आकार, द्रव्य और आकार होनी चाहिए। द्रव्य में संभाव्यता है, संभावना है आकार को पैदा करने की। तो ये एकदम ही रिगरस रियलिस्टिक अप्रोच थी, जहां पर जो मटेरियल जो एटम्स हैं उसमें ये प्रॉपर्टीज हैं कि वो फॉर्म को जनरेट कर सकें। इवन इन जब बौद्धिक प्रक्रिया में भी देखते हैं हम या रीजन के डेवलपमेंट की प्रक्रिया में भी हम देखते हैं, तो इस रीजन की प्रक्रिया का जो विकास है, रेशनैलिटी का जो डेवलपमेंट है, ह्यूमन रेशनैलिटी का जो डेवलपमेंट है, इसमें यह कहा जाता है कि मनुष्य अपने विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म आकारों में चीजों को पहचान पाता है, विचार आकार कर पाता है। विचार आकार ही होते हैं विभिन्न तरह की। हाँ, इसीलिए उसको कैटेगरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा गया है ह्यूमन कॉग्निटिव फैकल्टीज में। कैटेगरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कुछ कैटेगरीज में ही हम जो है जीवन और जगत को समझ पाते हैं, रीजन के द्वारा समझ पाते हैं। तो कांट इस पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि कांट जो है कहते हैं कि मैटर जो है हमको, मैटर और फॉर्म दोनों जरूरी हैं हमारे एक्सपीरियंस करने के लिए। तो मैटर हमको कहाँ मिलता है? बाह्य जगत जो हमारा स्टिमुलेशन होता है, तो इंद्रिय जगत उन स्टिमुलेशन को ग्रहण करती है और वही हमारी इंद्रिय प्रदत्त सामग्री है, जिसको सेंस डाटा कह सकते हैं। तो ये जो सेंस डेटा है यही फिर इंद्रियों के द्वारा मन तक भेज दी जाती हैं और बुद्धि की कैटेगरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ढल करके ही ये हमारे रैशनल नॉलेज बन पाते हैं। और जितना बेहतर तरीके से वो हमारी बुद्धि की कैटेगरियों में ढलती हैं, उतने ही ढंग से हमारे भीतर रैशनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। तो एक तरह से देखते हैं मैटर और फॉर्म का कॉन्सेप्ट जो है वेस्टर्न्स में डेवलप होते हैं। इंडियन में भी जो है
पॉली एटॉमिक मॉडल को लेकर के और बाई एटॉमिक जो मॉडल है, सांख्या का जो मॉडल है, प्रकृति और पुरुष का जो मॉडल है, पॉली एटॉमिक मॉडल है, उसको लेकर के किस तरह की, क्या इसी तरह के वेस्टर्न में जिस फ्रेमवर्क में चीजों को, एटॉमिक मॉडल को रिप्रेजेंट किया गया, या एटॉमिक मॉडल द्वारा दुनिया को समझने का, जीवन और जगत को समझने के जो प्रयास हुए हैं, क्या उसी तरह से इंडियन में प्रयास हुए हैं, या उससे अलग एक डिफरेंट एटॉमिक मॉडल जनरेट हुआ और जीवन और जगत की जो एक अलग ढंग से नई व्याख्या प्रस्तुत करती हैं? जी बिल्कुल, जो भारतीय दर्शनों में एटॉमिक पैराडाइम पे चीज़ों को समझने की शुरुआत हुई, वह वेस्टर्न से कई अर्थों में अलग है। कई जगह एकता भी देखने को मिलती है, लेकिन ज़्यादातर दर्शनों में भेद ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें जैसे डेमोक्रेटिक्स हैं, वैसे ही एक वैचारिक, एक दार्शनिक हैं चार्वाक, वो मिलते हैं डेमोक्रेटिस से। जैसे डेमोक्रेटिस मानता है कि 4 मूलभूत तत्व हैं। पृथ्वी का एक मूल तत्व है, एक जल का, और एक वायु का, और एक अग्नि का। इन मूल तत्वों से जगत का निर्माण हुआ है, और इन मूल तत्वों में परिवर्तित होने का, गति देने की खुद सामर्थ्य है। यानी ये जो चारों मूलभूत परमाणु हैं, ये अपने अंदर से ही गति करते हैं, इनको कोई दूसरा गति नहीं देता है, इनका गति ही स्वभाव है। और गति स्वभाव होने के कारण ये एक दूसरे से मिलते हैं, टकराते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और विभिन्न प्रकार की चीजें बनती हैं। और इस तरीके से ही यादृच्छिक, बिना किसी प्रयोजन के और बिना किसी के बनाए, बिना किसी बनाने वाले के, अपने आप परमाणु जगत का निर्माण कर लेते हैं। और यहाँ तक कि ये लोग आत्मा को भी नहीं मानते हैं, आत्मा को भी मानते हैं कि इन्हीं के ही परमाणुओं का एक अलग तरह का, विशिष्ट तरह का कॉम्बिनेशन है, जिसमें चेतना जैसी, संकल्प स्वतंत्र जैसी सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरीके से समझने का एक मॉडल ये बनता है। दूसरा जो मॉडल है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर को मूल रूप से धारण करता है, वो है वैशेषिक। वैशेषिकों ने, जो महर्षि कणाद हैं, उनको भारतीय परमाणुवाद का जनक भी कहा जाता है। महर्षि कणाद ने पदार्थ को मूल तत्व के रूप में स्वीकार किया है, पदार्थ के रूप में जगत को समझने का प्रयास किया है। वो कहते हैं पदस्य अर्थ इति पदार्थ। जो पद का अर्थ है, किसी विषय का जो भाव है, हम जैसे एक कुर्सी रखा है, तो कुर्सी का जो हम अर्थ लेते हैं वह पदार्थ है। तो किसी भी चीज के अर्थ को पदार्थ कहा जाता है। यहाँ पे मूल तत्वों के रूप में परमाणुओं को स्वीकार किया जाता है। तो द्रव्य आते हैं, द्रव्य जिनका, पदार्थ में एक और चीज समझ लेना चाहिए कि पदार्थ की 3 विशेषताएं होती हैं। पदार्थ वह है जिसकी सत्ता हो, पदार्थ वह है जिसका ज्ञान किया जा सके, पदार्थ वह है जिसे नाम दिया जा सके। तो इनमें सबसे पहले कड़ी में आता है, पहला जो इनका पदार्थ है वह है द्रव्य। द्रव्य वह मूल सत्ता है जो सारी चीजों का उपादान कारण है। उपादान कारण उस कारण को कहा जाता है, जैसे हम घड़ा बनाते हैं तो मिट्टी का उपयोग करते हैं, मिट्टी को उपादान कारण कहा जाता है। तो जो गुण और कर्म का आश्रय हो उसे द्रव्य कहा जाता है, और चीजों का उपादान कारण है। द्रव्यों की उनके यहाँ 9 संख्या मानी गई है। उनमें से जो मूल परमाणु है, क्योंकि चूंकि परमाणुवाद में बात कर रहे हैं, तो जो परमाणु हैं वो 4 ही हैं वहां भी, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। आकाश को परमाणु रूप नहीं माना जाता है, क्योंकि आकाश पूरे विश्व में व्याप्त है, लेकिन आकाश को भी भौतिक तत्व माना गया है। ये जो 4 परमाणु हैं, पृथ्वी, आकाश, जल और वायु, इनमें गति नहीं है। इनको नित्य मानता है, लेकिन इनमें गति नहीं है। इसलिए यहाँ पे एक अलग तरह का मॉडल आता है, जिसमें एक गति देने वाला दूसरा ईश्वर तत्व माना जाता है। इसलिए वो अदृष्ट का सिद्धांत ईश्वरवाद को लेकर के आता है कि इन चारों महाभूतों में अपनी तो गति है नहीं, खुद से तो ये गति करते नहीं है, तो इनको गति देने वाली कोई दूसरी शक्ति है जो पावर का ट्रांसफर कर देती है इन पे, और फिर इन पे गति शुरू होती है। मूल रूप से इन तत्वों में गति नहीं होती है। इस तरह से गति हो जाने के बाद ये परमाणु आपस में मिलते हैं। सबसे पहले त्रिआणुक बनाते हैं, द्वयाणुक बनाते हैं,
और फिर द्वयाणुक मिलकर के त्रयाणुक बनाते हैं, त्रयाणुक मिलके चतुराणुक बनाते हैं, और फिर कहीं जाकर के हम उस स्थिति में आ पाते हैं कि चीजों को देख पाते हैं। परमाणु को हम देख नहीं सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे एटॉम्स हैं पृथ्वी के भी और जल के भी, हालांकि अलग अलग विशिष्टता रखते हैं। जल के जो परमाणु हैं वो पृथ्वी के परमाणुओं से अलग हैं, लेकिन पृथ्वी के भी जो विभिन्न परमाणु हैं वो भी एक दूसरे से अपनी अलग विशिष्टता रखते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपने कहा कि पदार्थ वो है जिसको जाना भी जा सके। हाँ हाँ। और एक अर्थ में अगर इसको इस तरह से अगर देखा जाए कि परमाणु के मूल स्वरूप को जानना संभव, देखा ही नहीं जा सकता, तो मतलब उसको जान कैसे पा रहे हैं फिर इस प्रक्रिया में? जो परमाणुओं को स्वीकार किया है वैशेषिक दर्शन ने, दो परमाणुओं को स्वीकार किया है, अनुमान और प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष से जिनको नहीं देख पाते हैं उनको हम अनुमान से जानते हैं, और हम बाहर पदार्थों को अलग अलग देखते हैं, फिर भी उन पे एक एकता देखते हैं। हर चीजें एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो क्या अलग अलग बना रही हैं? पृथ्वी को जल से क्या अलग बना रहा है? वायु से पृथ्वी को अलग क्या बना रहा है? तो वो सोच रहे हैं कि कोई पहले से एक सपोजिशन लेके चल रहे हैं कि इनके मूल में कोई विशिष्ट तत्व होगा जो इनकी विशिष्टता को प्रदान कर रहा है। पृथ्वी को जल से अलग कर रहा है, जल को वायु से अलग कर रहा है, वायु को अग्नि से अलग कर रहा है। तो इनके अंदर एक कोई अलग तरह के विशिष्ट तरह के क्या होंगे, परमाणु होंगे जो इन्हें अलग अलग रूप दे रहे हैं। तो इस आधार पे वो मान के चलता है कि परमाणु होगा। तो परमाणु को अनुमान से पहचानता है। देखते हैं हम अणुओं को हैं, परमाणुओं को नहीं देखते। यानी उन्हीं विशिष्टताओं के विस्तार के रूप में जगत की वो व्याख्या करते हैं। हाँ, इस तरीके से जगत की व्याख्या करते हैं। अब पूरी जगत की व्याख्या में जाएंगे तो फिर आत्मा एक अलग तरह का तत्व मानता है, वह भी परमाणु की तरह ही है, लेकिन परमाणु के से कुछ मायने में अलग भी है। क्या वैशेषिक में जो चेतना है और जो मैटर है, मैटर और माइंड जो है, ये इन दोनों के बीच कोई इंटरकनेक्शन है या दोनों अलग अलग तत्व हैं? जैसे बाई एटॉमिक मॉडल हम लोग देकार्त में देखते हैं, इसमें अलग अलग है, एक नहीं है। अलग अलग यानी बाई एटॉमिक है, यहाँ पर बाई एटॉमिक भी है और पॉली एटॉमिक भी है ये। हाँ, अलग अलग आत्माएं होती हैं, सब में अलग अलग अपनी अपनी चेतना होती है। और सबसे बड़ा विशिष्ट तो ये है कि आत्मा का जो चेतना गुण है, जो हम चीजों का बोध कर पा रहे हैं, जानने की क्षमता, ये आत्मा में स्वाभाविक रूप से नहीं है वैशेषिकों के अनुसार। जब मन जुड़ जाता है आत्मा से और मन से फिर इंद्रियां जुड़ जाती हैं, तब कहीं आत्मा में वो ताकत आ पाती है जब वह चीजों को ये तो एक इंडिविजुअल सेंस में ऐसा कह सकते हैं। लेकिन कॉस्मिक सेंस में जो फंडामेंटल इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स के रूप में अगर इसको देखा जाए, हाँ, तो दो मूल तत्वों को तो मानना ही पड़ेगा। मानता ही है आत्मा, एटॉमिक वहां पर भी आत्मा वो है, माइंड है, और बाकी मैटर है ना, मैटर है। इस अर्थ में वो बायोटॉमिक है, लेकिन मैटर के भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिसके द्वारा जीवन और जगत का निर्माण हो रहा है, क्रिएशन हो रहा है। इस अर्थ में मैटर बस के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो मैटर पॉलीएटॉमिक है। मैटर भी पॉलीएटॉमिक है और आत्मा भी पॉलीएटॉमिक है। इस तरीके से आत्मा एटॉमिक नहीं है, लेकिन उसकी भी संख्या अनेक है। इस तरीके से आप कह सकते हैं नंबर्स। हाँ, उसके नंबर्स क्वांटिटेटिवली डिफरेंसेस हैं, क्वालिटेटिवली वो एक ही प्रकार के हैं, है ना। इस तरीके से अब आता है कि बाई एटॉमिक जो सांख्य है, सांख्य मानता है कि प्रकृति जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये अलग अलग नहीं है, कोई एक ही इनके बीच में मूल में, जैसे आज विज्ञान मानता है कि एनर्जी सबके मूल में है, चाहे वो किसी भी चीज का परमाणु हो, ऐसे ही सांख्य मानता है कि किसी भी तरीके का परमाणु हो, उसके उस परमाणु को बनाने में त्रिगुण है। त्रिगुण क्या है? प्रकृति के तीन तरह के सक्रियताएं हैं, फंक्शंस हैं, तीन तरह के फंक्शन है, जहां पे वो ज्यादा घनीभूत हो जाता है, कम घनीभूत हो जाता है, कहीं पे ज्यादा गति कर लेता है, कहीं पे कम गति कर लेता है, लेकिन एक ही तत्व के ये फंक्शन है। तो जो जड़ जगत है, जो अपने स्वार्थ के लिए प्रवृत्त नहीं हो रहा है, अपने कल्याण के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है, वो तत्व जड़ है। पंचमहाभूत जो भी हैं वो भी जड़ हैं, लेकिन एक ही तत्व के शाखाएं हैं, प्रकृति की ही फैलाव हैं वो। और दूसरा तत्व जो है जिनके लिए प्रकृति काम करती है, जो दूसरा जो तत्व है जो अपने स्वार्थ के लिए प्रवृत्त होता है, वह तत्व क्या है? आत्मा है। जैसे सांख्य में 25 प्रकार के मूल तत्वों को, 24 या 25 प्रकार के मूल तत्वों की एक अवधारणा प्रस्तुत की गई है ना, जिसमें महत, बुद्धि, अहंकार, है ना, और फिर पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां जो है,
तो क्या इनके जैसे पंच महाभूतों को पंच तन्मात्राओं में रिड्यूस करना पॉसिबल है इन एटॉमिक सेंस में, एटॉमिक एनालिसिस में? और पंच तन्मात्राओं को क्या महत्व में या बुद्धि में रिड्यूस करना पॉसिबल है? हाँ। तो क्या इस तरीके की जो एक रिडक्शियो एड एब्सर्डम की जो मेथोडोलॉजी है वो क्या पंच तन्मात्राओं के एनालिसिस, एटॉमिक एनालिसिस के द्वारा क्या मूल तत्वों तक पहुंचा जा सकता है? बिल्कुल, यहाँ पर रहा है वहाँ पे जो भी सांख्य ने यदि समझा भी है कि प्रकृति क्या है, अनुमान के द्वारा प्रकृति को भी वो सांख्य बोलता है, मैंने देखा नहीं है, अनुमान के द्वारा ही उसका अंदाजा लगाया जाता है। और अनुमान तोड़ करके चीजों को जब हम तोड़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और अन्य कई तरह के व्यवहार होते हैं एक दूसरे को एक ही स्वभाव में प्रभावित करते हैं। सहांतकारी माना गया है क्योंकि पृथ्वी भी अपने लिए आगे काम नहीं करती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है। हम उसका पृथ्वी का उपयोग करेंगे तो वो ये नहीं कहेगी कि मेरा शोषण क्यों कर रहे हो, ऐसी जल भी नहीं कहेगा। लेकिन आप किसी जीव को करेंगे जो जिंदा है, जिसमें चेतना है, तो वो बोलेगा, भले ही आपका उसमें उतनी ताकत ना हो कि वो आपका विरोध कर पाए, लेकिन वह प्रतिक्रिया देगा कि ऐसा आप ना मत करो। तो जो सहांतकारी नहीं है, जो अपने स्वार्थ के लिए आगे बढ़ते हैं, अपने कल्याण के लिए आगे बढ़ते हैं, वो चेतना है। जो अपने कल्याण के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, दूसरे के उपयोग के लिए हैं, वो नहीं बढ़ पाते हैं, उनमें ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं हाँ है। तो वो माने जाते हैं कि दूसरे के लिए बने हैं और वो प्रकृति है। ऐसे दो माइंड और मैटर है, माइंड एंड आत्मा माइंड है और प्रकृति मैटर है, इस तरीके से वो ले आता है। तो इसमें मतलब ये जो रिडक्शियो एड एब्सर्डम जो एक एटॉमिक एनालिसिस की प्रक्रिया के द्वारा मूल तत्व तक पहुंचने की जो एक संभावना वेस्टर्न मॉडल में हम लोगों ने देखा समझा, उसी तरीके से उसी मेथोडोलॉजी को अप्लाई करके हम सांख्य में भी जो है उसके मूल तत्व तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए शायद कहा जाता है सांख्य में कि जो पूरी जो क्रिएशन की प्रोसेस है वो माइंड और मैटर दोनों से शुरुआत होती है और प्रलय की अवस्था में दोनों उसी में ही रिड्यूस हो जाती हैं। तो ये रिड्यूसिबिलिटी उसमें है, तभी तो रिड्यूस हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से एक बाई एटॉमिक मॉडल जो है यहाँ पर जनरेट होती हैं, जो ये मैटर और माइंड का जो मॉडल एटॉमिक मॉडल है। यहाँ पर एक चीज का एब्सेंस है, यहाँ पर मोनो एटॉमिक मॉडल उस तरीके से नहीं हुआ, अणु के रूप में विकसित नहीं हुआ। अद्वैत वेदांत है वो एटॉम के रूप में नहीं सत्ता को मानता है, तो वो इसका एब्सेंस कह सकते हैं इधर। तो उसका किस तरह का एक मॉडल जनरेट होता है अद्वैत वेदांत में? जो अद्वैत वेदांत में जो मॉडल मोनो एटॉमिक मॉडल जो है, वो अद्वैत वेदांत का मोनो एटॉमिक सेंस में कह सकते हैं कि एक ही चीज से चीजें हैं बनी हैं, कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं है उसमें। जैसे हम आकाश, एक आकाश हर जगह फैला है, लेकिन आकाश के भीतर एटॉम है ऐसा हम नहीं मानते हैं। तो ऐसे ही आकाश की तरह कोई एक तत्व है जिसे वो ब्रह्मन कहता है, और उस ब्रह्मन में संभावनाएं हैं, अनंत संभावनाएं हैं, और अनंत संभावनाओं के रूप में हम उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसे हम यही कह सकते हैं कि भाई यह नहीं है, वह नहीं है, वह और कुछ नहीं है, कुछ है जैसे ही कहेंगे तो हम उसके एक कोई लिमिटेड पार्ट की ही व्याख्या कर पाएंगे, उसके समग्र पार्ट की व्याख्या नहीं कर पाएंगे। तो समग्र रूप में हम यही कह देते हैं कि हम उसे कह नहीं सकते हैं। आगे फिर क्या होता है, जब हमें उसके लिमिटेड पार्ट की व्याख्या करनी होती है तो एक ही ब्रह्मन, एक ही तत्व है, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेड फंक्शन की बात करनी होती है, तब हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं। और उस रूप में वह ईश्वर को लेकर के आता है या माया को लेकर के आता है, और माया एकदम से हो जाती है सांख्य की प्रकृति की तरह। माया वो ब्रह्म का ही तत्व है, ब्रह्म के अंदर जो उपादान तत्व है, क्योंकि ब्रह्म एनर्जी भी होती होगी तो कुछ तो मास उसका होता होगा। ऐसे ही ऐसे ही ब्रह्म कुछ है तो उसका भी मास होगा, भले ही वह भौतिक तरह का मास नहीं है, तो वह मास ही। अब हम जब उसको सृष्टि की रचना कर बता रहे हैं, सृष्टि की रचना ब्रह्म की एक फंक्शन नहीं है, तो अब हम उसकी सगुण व्याख्या कर रहे हैं, तो इसमें हम ईश्वर कहेंगे या माया कहेंगे। तो माया ब्रह्म ही है, लेकिन अपेक्षा से ब्रह्म की जब हम किसी विशेष अपेक्षा से व्याख्या करते हैं तो उसे माया कहा जाता है। माया ब्रह्म से अलग कोई चीज नहीं है, ऐसा मानता है। फिर कहता है कि वो ब्रह्म का जो तत्व है वो ही कहीं पे ज्यादा घनीभूत होता है, कहीं पे विरलित होता है, वहां पे भी त्रैगुण्य माना जाता है। जैसे प्रकृति में 3 तरह की सक्रियता है, प्रकृति का ही तत्व जब घनीभूत होकर के भार ग्रहण करने लगता है तो उसे तमस गुण कहा जाता है। प्रकृति का ही जो घनीभूत हुआ है तत्व, उसमें जब गति दी जाती है तो उसको
रजस गुण कहा जाता है। और प्रकृति ही जब अपने को भार देने वाली होती है और गति देने वाली होती है, उसके पहले अपने अंदर झांकती है ज्ञान के रूप में कि मैं कैसे सृष्टि की रचना करूंगी। यानी अपने अंदर जो ज्ञान की संभावना है, उसकी सोचने विचारने की जो क्षमता है प्रकृति की, उसको सत्व कहा जाता है। ऐसे ही ब्रह्मन में भी माना जाता है, यहाँ पे अद्वैत वेदांत में, कि जो ब्रह्मन है, यानी ब्रह्मन का जो सगुण रूप है माया, वो अपने अंदर पहले देखती है कि मैं कैसे संसार को रचना कर पाऊंगी, विचार करती है। विचार करने के बाद वो देखती है कहीं पे मैं अपने को घनीभूत कर लूं, कहीं पे कम घनीभूत कर लूं, कहीं पे ज्यादा, कई अनुपात में ऐसे घनीभूत करती है। फिर उनसे सबसे मूल तरह से 5 तन्मात्राएं बनाती है, और इन 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत बनते हैं। 5 तन्मात्राएं वो एटॉम ही हैं। किसके? यदि सूक्ष्म एटम्स हैं, सूक्ष्म एटम है, बहुत ही सबसे सूक्ष्म एटम है। तो पृथ्वी का जो तन्मात्रा है वो पृथ्वी का सूक्ष्म एटम है। और इस प्रकार से एटम से पृथ्वी इत्यादि पंचमहाभूति मटेरियल वर्ल्ड बनता है। और ये पूरा तमस से बनता है मटेरियल जल्द, रजस से कुछ दूसरी चीज बनती हैं, और सत्व से हमारे जो मन बुद्धि विचार करते हैं वो चीजें बनती हैं। और इस प्रकार से वह कहता है कि ये संसार का वो निर्माण कर लेता है। अभी इस संसार में फंसेगा कौन, बंधित कौन होगा, इसके लिए वो अलग तरह का कॉन्सेप्ट लेके आता है अद्वैत वेदांत। कहता है कि वो ब्रह्म ही अपने को, जो एक माया को, इंद्रियों का निर्माण कर लेता है, शरीरों का भी निर्माण करता है। पंचमहाभूत का तो निर्माण हो ही गया, उसके बाद क्या करता है, योनियों का निर्माण कर लेता है, यानी शरीरों का निर्माण कर लेता है, जिन शरीरों में इंद्रियां होती हैं। उन इंद्रियों के भीतर ही खुद जाके घुस जाता है, और जैसे ही इंद्रियों के भीतर जाता है, वैसे ही इंद्रियों में ये ताकत है कि उसके जो इंद्रियों के भीतर घुस जाता है जो तत्व, उसको अपना मूल स्वरूप भूल जाता है। और इंद्रियों के द्वारा जो दिखाया जा रहा है, इंद्रियां तो विविधता दिखाती हैं चीजों की। जैसे हमारी आंख है तो इस गिलास को इस गिलास से अलग दिखाती है, आपको इनसे अलग दिखाती है, तो हमें द्वैत संसार दिखने लगता है। तो हमें लगने लगता है कि अलग अलग चीजों से दुनिया बनी है, इसमें कोई एकता नहीं है। वो किसके कारण होता है? इंद्रियों के कारण। तो इस तरह का सिस्टम लेकर के वो आता है और कहता है एक ही तत्व से ये पूरा संसार, या एक ही मूल ब्रह्म से पूरा संसार निर्मित हुआ है। तो इस तरीके का मैटर और माइंड का जो कॉन्फ्लिक्ट है, हाँ, उसको वो जो अद्वैत वेदांत है अपने अद्वैतिक जो एटॉमिक, जो मोनो एटॉमिक जो मॉडल है, उससे वो रिजॉल्व करते हैं एक तरह से, है ना। और मतलब कैसे एक ही तत्व से मैटर और माइंड दोनों कैसे जनरेट हो रहे हैं, इंडिविजुअलिटी ऑफ मैटर एंड माइंड जो है कैसे जनरेट हो रहे हैं, उस पूरी एक जो प्रोसेस है उसकी एक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। इसमें अब एटॉमिक सत्य तक पहुंचने का जो उद्देश्य है एटॉमिक मॉडल का, या सत्य के मूल स्वरूप को जानने का जो उद्देश्य है एटॉमिक मॉडल का, इसमें एक एटॉमिक एनालिसिस की प्रक्रिया के द्वारा जो है कि तोड़ तोड़ करके चीजों को ब्रेक करते करते हैं, जैसे कि एक गुलाब का फूल है, उसको तोड़ तोड़ करके और किन तत्वों से मिलकर के बनी हुई है, हम उसको उनके एटॉमिक एक व्याख्या हो सकती है। लेकिन ये माना जाता है कि जीवन और जगत का जो सत्य है वो केवल उसकी जो प्रकृति है केवल एटॉमिक नहीं है, वो बहुत ही इंटीग्रल है। इंटीग्रल मतलब एक दूसरे से जुड़ने में उसके अस्तित्ववान होने को परिभाषित किया जा सकता है। उस जुड़ाव में ही जीवन और जगत के अस्तित्ववान होने को परिभाषित किया जा सकता है, जीवन और जगत के सत्य को परिभाषित किया जा सकता है। तो एक जो मॉडल जनरेट हुई जिसमें अगर जिसको होलिज्म कहा जाता है, एटॉमिज्म एंड होलिज्म, यानी जिन्होंने जीवन और जगत को समझने के लिए और उसकी व्याख्या करने के लिए होलिज्म, यानी सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, सभी दूसरे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे मैटर एनर्जी में, जब ये अद्वैत का मोनोएटॉमिक मॉडल में भी हम लोगों ने देखा मैटर और माइंड के कॉन्फ्लिक्ट जो थे उसको भी रिजॉल्व कर लिया जाता है कि इट इज अ डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्सपीरियंस और एक्सप्रेशन ऑफ वन फंडामेंटल एलिमेंट, है ना। यानी एक ही मूल तत्व इन विभिन्न प्रकार की विविधताओं के जरिए अपने आप को केवल और केवल अभिव्यक्त के, एको हम अद्वितीयम, है ना, अनेक अनेक रूपों में एक ही अपने आप को अभिव्यक्त कर रही हैं। तो एक जो मॉडल है रिलेटिविज्म, जिसमें हम लोग आए थे एटॉमिक मॉडल के नेक्स्ट लेवल में, कि मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती हैं, है ना। और मोनो एटॉमिक मॉडल में ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि जो है मैटर और माइंड का जो दोनों का जो कॉन्फ्लिक्ट है, हाँ, उसको कैसे रिजॉल्व कर लिया जाए। तो लाइबनीज जो है एक मोनो एटॉमिक मॉडल को प्रस्तुत करते हैं, जिसमें वो उनके मॉडल को कहा जाता है मोनोडोलॉजी,
क्वांटिटेटिवली इट इज अ मल्टीपल, है ना। मोनोड्स जो है बहुत सारे हैं जगत में, जिससे पूरी जगत, जीवन और जगत का निर्माण हुआ है। लेकिन उसकी जो क्वालिटिव है ना, जो क्वालिटीज हैं मोनोड्स की, वो सब में सेम है। वो पूरी जगत को अपने भीतर प्रतिबिंबित करने की क्षमता रखती हैं। वो किसी चीज को अपने अंदर से अपनी सृजनात्मक क्षमता से पैदा करने की क्षमता रखती हैं, है ना। अन्य चीजों के साथ वो इंटरेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। दूसरी जो चीज वो यूनिवर्सल है, उसको और किसी चीज में तोड़ना संभव नहीं है। और वो न चेतना है ना मैटर है, बल्कि इन दोनों होने की उसमें क्या है, संभावना है। तो वो एक तरह का एक अद्वैतिक ही मॉडल कह सकते हैं। लेकिन वो उसका जो अद्वैतिक मॉडल है, वो अद्वैत वेदांत के अद्वैतिक मॉडल से बिल्कुल अलग है। वहां पर जो मोनोड्स हैं वो मल्टीपल हैं, नंबर्स उनके बहुत ज्यादा हैं। हाँ, वहां पर नंबर्स वाइज वो जो है डाइवर्सिटीज हैं। जबकि अद्वैत मॉडल का अर्थ यह है कि नंबर में भी एक ही तत्व है, एक ही मूल तत्व होना चाहिए। तो एक डिफरेंट तरह का मॉडल जो है लेबनीज जो है मोनोडोलॉजी के रूप में विकसित करते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि एटमिज्म के जो मॉडल है उसमें, और होलिज्म का जो मॉडल है जीवन और जगत की व्याख्या करने वाली, होलिज्म मतलब जिसमें हम हर चीज को इंटीग्रेटेड देखते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रूप में, हम रूप में देखते हैं। जैसे कि समझ लीजिए कि बौद्धों में प्रतीत समुत्पाद एक कार्यकारण का नियम है। उस कार्यकारण के नियम के द्वारा वो 5 जो फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ एक्सपीरियंस हैं, जिसको रूप, संज्ञा, वेदना, विज्ञान और संस्कार कहा जाता है, ये जो 5 जो मूल तत्व हैं, जो एक्सपीरियंस के मूल तत्व, क्योंकि हम किसी भी चीज को जानते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं तो किसके द्वारा करते हैं, इन 5 तत्वों के द्वारा ही। तो ये 5 तत्व एक्सपीरियंस के भी फंडामेंटल एलिमेंट हैं, जिसके द्वारा हम किसी चीज को एक्सपीरियंस भी करते हैं और जान भी पाते हैं। रूप, संज्ञा, वेदना, विज्ञान और संस्कार, और इन्हीं चीजों के द्वारा हम जगत को समझ पाते हैं, है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो ये भी एक पॉलीएटॉमिक मॉडल बनता है बुद्धिज्म में भी। लेकिन ये दूसरे इनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। रूप का वेदना से स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वेदना का विज्ञान से स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। सभी एक दूसरे से कार्यकारण की जो मैकेनिज्म है उससे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसको प्रतीत समुत्पाद कह रहे हैं। और वही कार्यकारण की जो एक कॉस्मिक व्याख्या जो है, विश्व में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसकी व्याख्या करने में इस्तेमाल में लिया जाता है। तो होलिज्म जो है पूरी जगत को उसकी इंटर रिलेटेडनेस में उसकी एक व्याख्या प्रस्तुत करती हैं। लेकिन वो उसके एटम को भूल नहीं जाता है कि उसमें जिन एटम्स के बीच इंटीग्रेशन हो रहा है, एक्सचेंजिंग हो रहे हैं, इंटर रिलेशन को एस्टेब्लिश किया जा रहा है, वो एटम्स ऐसा नहीं है कि उन एटम को रिकॉग्नाइज करने पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनको ध्यान भी दिया, लेकिन उनके बीच के इंटर रिलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस इंटर रिलेशन के द्वारा ही हम जीवन और जगत की विभिन्न प्रक्रियाओं की व्याख्या प्रस्तुत कर पा रहे हैं। लेकिन सर एक क्वेश्चन तो हमेशा ही बनता है, जैसा कि देकार्त ने उठाया था जो क्वेश्चन, वो बहुत मौलिक था कि जो माइंड और मैटर है, इसका हम आज तक कोई प्रमाण नहीं दे पाए हैं कि मैटर को हमने माइंड बना के दिखा दिया हो और माइंड को हमने मैटर बना के दिखा दिया। तो हम कन्वर्ट करके जब तक प्रमाणित नहीं कर पाएंगे तब तक यह बात कहना कि माइंड मैटर हो जाता है और मैटर माइंड हो जाता है एक काल्पनिक बात की तरह ही रहेगी, चाहे वो अद्वैत वेदांत कहे और चाहे वो लेबनीज कहे कि चित्त ही जड़ हो जाता है और जड़ ही चित्त होने की संभावना रखता है। तो ये एक प्रश्न, और दूसरा प्रश्न आएगा इसमें एक बात ऐड करने जैसी है, वो ये है कि कुछ लोग जीवन के स्वभाव को या जीवन के जो मूल, जो एक तरह से कहा जाए तो जीवन के मूल अर्थ की खोज में, कि जीवन है क्या, किस चीज से जनरेट हो रही है, इसकी खोज में जो एक साइंटिफिक एनालिसिस जो हुई, उसमें एक महत्वपूर्ण बात आई कि जीवन, जैसे हमारा शरीर है, शरीर में एक जीवन प्रवाहित हो रहा है, तो इस जीवन के जो आधारभूत जो एलिमेंट्स हैं, जिसको विज्ञान में या बायोलॉजिकल साइंसेस में न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स, जिससे आगे चल के जीन्स और उसके डिफरेंट पार्ट से जीन और जीन से फिर डिफरेंट पूरे सेल्स का मैकेनिज्म जो है उसकी एक व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। तो न्यूक्लियोटाइड्स को एक केमिकल स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। अब उस तरह का एक आर्टिफिशियल प्रोटीन भी अगर जनरेट कर लिया जाए तो भी उसमें जीवन की उत्पत्ति संभव नहीं हो पा रही है।
तो वो आज भी ये बहुत ही टास्कफुल है, पूरे साइंसेस के लिए भी टास्कफुल है, और हमारी जो एटॉमिक एनालिसिस है उसके लिए भी टास्कफुल है कि कैसे हम माइंड एंड मैटर का जो एक्चुअल जो ट्रांसफॉर्मेशन अगर हो सकता है तो उस मैकेनिज्म को नेचर में ट्रेस कर पाए, है ना। आध्यात्मिक रूप से तो कई सारे अद्वैतिक मॉडल हैं जो इस तरह की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं कि मूल में चेतना है और उसके डिफरेंट क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में जो मैटर जो है जनरेट होती हैं। एक बात यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है जो ध्यान देने योग्य है कि जो क्वांटम साइंसेस के आज की जो खोज है, जो सबसे एडवांस वर्जन है जो उसके नॉलेज का, उसमें ये देखा जाता है कि जब सब एटॉमिक लेवल की जब एनालिसिस की जाती है, एटॉमिक ही एनालिसिस हो रही है, उसको तोड़ तोड़ करके समझने का प्रयास हो रहा है, तो एक चीज समझ में आता है, अंदर में कोई पार्टिकल जैसी चीज नहीं उनको समझ में आती है। चीजें एक वाइब्रेटिंग मोड में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, वाइब्रेटिंग मोड में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ना। अब ये जो इंटरकनेक्शंस हैं ये इतना ज्यादा क्रिस्टलाइज्ड है कि हमें मैटर के होने का या मैटर के जो इसी को स्ट्रिंग थ्योरी कह रहे हैं, इतना जबरदस्त वेब्स हैं जिसको कह रहे हैं, तरंगे हैं, उनके इतना जबरदस्त क्रिस्टलाइजेशन से मैटर के होने का इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमें अद्वैत जो मॉडल है जहां पर इंटीग्रेशन है और एक होलिस्टिक जो सेंसेस हैं चीजों को उसकी इंटीग्रिटी में समझने का एक जो अप्रोच है उनका, और एक जो वेव्स के द्वारा, वेव्स के रूप में अगर देखा जाए तो वेव्स के द्वारा लाइफ के प्रोसेसेस को भी हम वेव्स के द्वारा ही ट्रेसेस करते हैं। जैसे बुद्धि की जो तरंगे हैं उनको भी हम वेव्स के द्वारा ट्रेसेस करते हैं, सुनने की जो तरंगे हैं उनको भी, आंखों को देखने की तरंगों को भी हम वेव्स के द्वारा ट्रेसेस कर सकते हैं कि हमको दिखाई पड़ रहा है, सही दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है। सही दिखाई पड़ने के लिए किस तरह के वेव्स होना चाहिए, तो क्वालिटी ऑफ वेव्स जो है हमारे जो लाइफ फंक्शंस हैं उसको कहीं ना कहीं ट्रेसेस करने में हमारी मदद कर रही हैं। तो अगर वेव्स की प्रकृति के स्वभाव के अनुरूप यदि जीवन और जगत को समझने का प्रयास किया जाए तो कहीं ना कहीं ये एक अद्वैतिक और एक रिलेटिविस्टिक मॉडल को, एटॉमिज्म की रिलेटिविस्टिक मॉडल, हर चीजें एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं, जुड़ी हुई हैं, तो रिलेटिविस्टिक मॉडल को जनरेट करती हैं और अंततोगत्वा ये एक हॉलिस्टिक मॉडल में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। होलिस्टिक मॉडल मतलब सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और सभी चीजें जो है एक ही वेव फंक्शंस के द्वारा मटेरियल्स की भी व्याख्या हो सकती हैं और जीवन की भी व्याख्या हो सकती है। पॉलीएटॉमिक चीजें का ये निराकरण कर रही है कि मूल में ऐसी कोई अनेक संख्या में परमाणु नहीं है जिनको एक दूसरे में कन्वर्ट ना किया जा सके, सारी चीजें एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं, इसलिए एक ही तत्व से सारी चीजें बनी हैं, ये बातें कह रहे हैं। लेकिन ये बातें हमें जड़ तत्वों में ही दिखाई पड़ रही हैं, चेतन तत्वों में ऐसी चीज दिखने को मिले, क्योंकि और भी एक उदाहरण है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन प्रोटॉन नहीं होता है, वो अलग चीज होती है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का ही विरोधी युग्म है, और इन दोनों को जब पास में लाया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, मटेरियल का, मैटर का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और प्रकाश का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या है, फोटोन है, जिसे वेव कहते हैं, सबसे छोटी वेव्स फोटोन है। तो फोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में कन्वर्ट होते देखे गए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे के पास में आते हैं तो दोनों खत्म हो जाते हैं, दोनों अपना अस्तित्व खो देते हैं और कुछ फोटोन को रिलीज कर देते हैं। ऐसे ही फोटोन पे कई तरह के प्रयोग किए गए और फोटोन ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को पैदा कर देते हैं। हाँ, इसको पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनहिलेशन की प्रक्रिया कहते हैं, कहा जाता है। तो इसमें विज्ञान ये अनुमान लगा पा रहा है कि फोटॉन और इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन मैटर का सबसे छोटा चीज है और फोटॉन एनर्जी का सबसे छोटा या प्रकाश का सबसे छोटा चीज है। तो इलेक्ट्रॉन और फोटॉन एक दूसरे में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। तो जब कन्वर्ट एक दूसरे में हो जा रहे हैं तो इनमें कोई मूलभूत एकता तो है ही, भेद नहीं है। हाँ, तो इतना तो जान पा रही है विज्ञान। तो ये जड़ चीजों में इस चीज की एकता को सिद्ध हो पा रही है, लेकिन चेतना में, माइंड में और मैटर में एकता है, उसको सिद्ध करने के लिए अभी बहुत कठिनाई है। हाँ, लेकिन वेव्स फंक्शन के द्वारा, है ना, यानी लाइफ के हमारे सुनने की प्रक्रिया जो लिविंग जो प्रोसेस है उसको भी वेव्स के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है कि वो एक लिविंग एक वेब प्रोसेस है ना। देखने की प्रक्रिया में भी वेव्स की जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे लिविंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली, तो उस वेव्स को आइडेंटिफाई कर ले। सोचने की प्रक्रिया में तो कहीं ना कहीं लाइफ जो प्रोसेसेस हैं
उसको वेव्स के द्वारा समझना संभव हो पा रहा है। हाँ, इन केस फ्यूचर में ऐसा कुछ होलिस्टिक मॉडल के जो थिंकर्स हैं या प्रयोगकर्ता हैं, वो लोग इन वेव्स में जो कोरिलेशंस हैं, लाइफ के जो वेव्स हैं और जो क्वांटम जो वेव्स हैं, मटेरियल के जो क्वांटम वेव्स हैं, उनमें कोई कोरिलेशंस देख पाए, उनमें जो कोई एक आंतरिक ऐक्यता को ट्रेस कर पाए, और उस जो बदलने की जो प्रक्रिया है, मैटर से माइंड का, माइंड से मैटर की जो बदलने की प्रक्रिया है, उसको खोज लिया जाए। ये भविष्य के लिए भी अभी एक रिसर्च चैलेंज है, विषय है, चुनौतीपूर्ण विषय है। और एक बहुत बड़ा प्रश्न होलिस्टिक पैराडाइम पे एक बहुत बड़ा एक और क्वेश्चन उठता है कि एक ही तत्व जब हर जगह फैला है तो अलग अलग संकल्प स्वतंत्र अलग अलग आत्माओं में या जीवों में कैसे हैं? हम पे तो अपना अलग संकल्प स्वतंत्र है। आप जब सो जाते हैं तो मैं नहीं सो जाता हूँ, मैं जागता रहता हूँ, तो मैं अपना संकल्प स्वतंत्र का अलग तरह से उपयोग करता हूँ, और आप अपने संकल्प स्वतंत्र की, अपनी शक्ति सामर्थ्य की अलग तरह से उपयोग करते हैं, अपने अनुसार उपयोग करते हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी है ये कहाँ से आ जाती है, इसकी व्याख्या करना भी चैलेंज रहेगा। हाँ, इंडियन मॉडल में तो इसको एक विलिंग मॉडल में कई तरह से इसकी व्याख्या की जाती है। मान लो कि जब कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ था तब तो एक ही बिल रहा होगा, एक ही तत्व रहा होगा, उसका एक ही बिल रहा होगा। अब उसने अपने को मान लो कि विभिन्न चीजों में क्रिस्टलाइज किया, तो क्रिस्टलाइज जैसे कर रहा था, उस क्रिस्टलाइज करने में वो चार हो गया, ऐसे ही ना कह रहे हैं आप? चार नहीं हो जाएगा, वो एक ही रहेगा। आप संकल्प स्वतंत्रता उसमें चार हो जाएंगी। संकल्प स्वतंत्रता चार नहीं हो जाएगी, वो गलत समझ रहे हैं फिर आप। तो कैसे बता रहे हैं? वो एक ही रहेगा, संकल्प स्वतंत्रता एक ही रहेगा। क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया में वो जिस चीज को क्रिस्टलाइज कर रहा है उसको वो ज्यादा घनीभूत कर सकता है, डिफरेंट लेयर्स में अपनी एक आइडेंटिटी फॉर्मेशन कर सकता है, और डी आइडेंटिटी के फॉर्मेशन में उन्हीं आइडेंटिटीज को फिर से डीकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वो इंडिविजुअलाइजेशन मल्टीपल आइडेंटिटी में कन्वर्ट नहीं हो रही है। वहां पर इंडिविजुअल्स जो हैं, ये समझ से बहुत ही परे चीज है, क्योंकि जब मेरा जो अपना संकल्प स्वतंत्र है, यदि मैं और आप एक हैं, तो मैं यदि उठ के जा रहा हूं तो आपको भी उठ के चल देना चाहिए। आप वहीं बैठे रहते हैं और मैं चला जाता हूं, तो मेरे अंदर का, अपने अंदर की एनर्जी को गतिवान करने की अपनी अलग स्वतंत्रता है, और आपको अपने अंदर की एनर्जी को गतिवान करने की अलग स्वतंत्रता है। यह हम दोनों में एक मूलभूत भिन्नता ना हो तो कैसे संभव है? मूलभूत भिन्नता नहीं है, मूलभूत रूप से तो एक ही है। एक्सटर्नली अपने फंक्शंस के रूप में वो डिफरेंट चीजों को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, कुछ किसी और चीज को क्रिस्टलाइज कर सकता है, उसी का ही एक फंक्शन किसी और चीज को और अलग तरह से क्रिस्टलाइज कर सकता है। यानी अपने डिफरेंट एक्सप्रेशन की प्रक्रिया में वो डिफरेंट चीजों को डिफरेंट फॉर्म में क्रिस्टलाइज कर सकती हैं। और डी आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया में वो अपने इंडिविजुअल जिन परतों के द्वारा अपनी इंडिविजुअलिटी का निर्माण किया है, उनको डिकंस्ट्रक्ट करते हुए अपने फंडामेंटल आइडेंटिटी तक वो रीच कर सकते हैं। तो जैसे वो विभिन्न रूपों में अपने को क्रिस्टलाइज की है, तो जिन चीजों को क्रिस्टलाइज किया है जिस तत्व ने, उस पे उसकी मालकियत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कौन से में? जैसे मेरे कहने का मतलब है कि यदि इंडिविजुअल को जिस चीज ने बनाया है उसके संकल्प की मालकियत चलेगी इस इंडिविजुअल में, यदि उसने अपने संकल्प स्वतंत्र से बनाया है, इसको अलग संकल्प स्वतंत्र आ जाता है। जैसे हम को मान लो कि परमात्मा ने बनाया है, तो परमात्मा का विचार हम पे चलना चाहिए, परमात्मा जो सोच रहा है वो हमारे अंदर सोच चलनी चाहिए। जिस चीज को क्रिस्टलाइज कर रही हैं उस चीज पर उसकी स्वतंत्रता जो है, अगर वो उसी का ही कॉन्शियस एलिमेंट का पार्ट है ना, तब तक तो उसकी स्वतंत्रता उसमें रहेगी, उसको क्रिस्टलाइज डिक्रिस्टलाइज कर सकती है ना। लेकिन अगर उसमें उन्होंने किसी अलग उपादान मैटर का यूज किया है, अगर इस तरह के मॉडल्स अगर बनते हैं, तब वो कंट्रोल जो है उसमें नहीं रह पाएगा। कुल मिला के संकल्प स्वतंत्र की व्याख्या नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक ही तत्व हो तो एक ही दिशा में दुनिया बढ़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई अच्छा काम करे या कोई बुरा काम करे, कोई अच्छी सोच रखे या कोई बुरी सोच रखे। ये तभी हो सकता है जब सबके अंदर अपने सोच करने की स्वतंत्रता हो। और उनका अलग स्वतंत्रता तभी हो सकती है जो अलग हों, नंबर में अलग हों कम से कम। तो लेबनीज में ये समस्या नहीं आएगी संकल्प स्वतंत्र की, पॉलीएटॉमिक मॉडल में ये समस्या, क्योंकि अलग अलग नंबर हैं तो अलग अलग उनके अंदर की स्वतंत्रता है। और यदि एक ही है, नंबर में सारी चीजें एक ही हैं, तो फिर अलग अलग कर्म की स्वतंत्रता अलग अलग चीजों में नहीं बनती है, उसकी व्याख्या करनी कठिन हो जाती है। हाँ, हो सकता है इसमें कि अलग अलग जो मॉडल्स हैं, जैसे मोनोएटॉमिक मॉडल में ये समस्या तो बनती ही है कि सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी को कैसे, उसकी क्रिएशन की प्रक्रिया और उसकी डिसोल्यूशन की दोनों ही प्रक्रियाओं को, उसमें एक जो जनरलिटी है उसको कैसे मेंटेन किया जाए, है ना। क्योंकि
एक व्यक्ति जो है इंडिविजुअली किसी चीज़ को पर्टिकुलरली एक्सपीरियंस करता है और उसकी मुक्ति भी होती है, तब उसकी सेंस ऑफ फ्रीडम भी जो है इंडिविजुअल से ही होती है। तो यहाँ पर जो अद्वैत की बात की जाती है, अद्वैत मॉडल ऑफ एटॉमिज्म जो है, वहाँ पर इस तरह की प्रोसेसेस जो डाइवर्सिटी है उसको एक्सप्लेन करना थोड़ी सी चैलेंजिंग जरूर होता है, पर ये एक अपने आप में उस तरह का मॉडल होता है जिसमें मैटर और माइंड का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कहीं ना कहीं रिजॉल्व करने का एक प्रयास किया जाता है। तो ये इस तरह से देखते हैं कि दो तरह के जो एटॉमिक मॉडल्स हैं, जिसमें एक जो है जिसमें एटॉमिक एनालिसिस के द्वारा हम मूलभूत तत्व है यानी सत्य के मूल स्वरूप तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। दूसरा एक होलिस्टिक मॉडल है जिसमें हम उस चीज को इंटीग्रिटी में देखते हैं और उसकी समग्रता में, जैसे फूल है, तोड़ तोड़ करके हम उनके मूल तत्वों को जान लेते हैं कि किन तत्वों से मिलकर के वो बनी हुई हैं। तो ये एक एटॉमिक एनालिसिस की प्रक्रिया है, जबकि सिंथेसिस की प्रक्रिया में वो तत्व आपस में किस तरह से जोड़ करके उस गुलाब के फूल को पैदा कर रही हैं, है ना। तो हम इस प्रक्रिया को देखते हैं, तो ये एक सिंथेसिस प्रक्रिया होती है, एक एनालिसिस, एक सिंथेसिस। तो सिंथेसिस जो है हमें होलिस्टिक मॉडल को जनरेट करती है और एनालिसिस जो है वो एक एटॉमिक मॉडल जो है जिसमें हम तोड़ करके किसी चीज को समझते हैं। और एटॉमिक मॉडल से फिर यूनिवर्सल तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है वो इंडक्शन एक मेथोडोलॉजी अपनाई जाती है। और जो सिंथेसिस मॉडल में जो हाईएस्ट जो इंटीग्रिटी है, वहां से पर्टिकुलर की जो व्याख्या है उसके लिए जो है वो डिडक्शन की जो मेथोडोलॉजी है, निगमन की जो पद्धति है, उसको अपनाई जाती है। तो इस तरह से देखते हैं कि पूरी की पूरी जो एटॉमिक के जो डिफरेंट इंडियन एंड डिफरेंट वेस्टर्न जो मॉडल्स हैं वो जीवन और जगत की बिल्कुल एक अलग तरह की एक व्याख्या प्रस्तुत करती हैं। कौन सी व्याख्या कितनी सही है ये कहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हर व्याख्या को प्रस्तुत करने के पीछे उनका अपना एक डिफेंस होता है ना, अपने एक जस्टिफिकेशंस होते हैं, अपने एक प्रीसपोजिशंस होते हैं। और लेकिन विज्ञान ही एक ऐसा है जो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, फुली एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, और वो एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो चीज़ें रिकॉग्नाइज होती हैं उसी के द्वारा ही वो जीवन और जगत की एक व्याख्या प्रस्तुत करती हैं, चाहे वो व्याख्या एटॉमिक हो, चाहे वो व्याख्या जो है एक क्वांटम रिलेशंस में एक होलिस्टिक मॉडल की व्याख्या क्यों ना हो। तो ये कुछ मॉडल्स थे एटॉमिज्म की जो थ्योरीज के। अगर आप उसमें कोई और बात ऐड करना चाहें तो। नहीं, आज इतना ही, है ना। तो इतना जो एटॉमिक मॉडल है इस पर हम लोग जो है आज चर्चा की है। अब नेक्स्ट में हम लोग दूसरे तत्वमीमांसी समस्याओं पर विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।